हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अमेरिकन ऑथर की सीरीज चल रही है। उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन ऑथर हैं, जो हर एक इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उनको हम कर चुके हैं। आज भी एक ऐसे ही इमिनेंट ऑथर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे, जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगी, जिसमें आप सारे अमेरिकन ऑथर्स की जो भी वर्क्स रहे हैं उनको सारी डिटेल में आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892 इनका जो लाइफ स्पेन रहा है वो 1819 से 1892 के बीच में रहता है। वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्ट विटमैन जो हैं वो किस किस रूप में, किस किस नाम से जाने जाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे एसेइस्ट हैं। एसेइस्ट की बजाय ये ना पोएट के रूप में ज्यादा फेमस हुए हैं, प्लस ये जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट और पोएट ऐसे हालांकि इन्होंने लिखे पर इतने फेमस नहीं हुए इनके एसेज। ठीक है, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर के लिए। अब इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न ऑन May 31st 1819 इन वेस्ट हिल्स। 1819 में 31 मई 1819 में वॉल्ट विटमैन का जन्म वेस्ट हिल्स में हुआ। वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड में। ठीक है, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट हिल में हुआ है इनका जन्म। अब इनकी फैमिली में कौन है, कहां पर हुआ इनका जन्म? तो इनके फादर हैं वॉल्टर विटमैन सीनियर। स्टार्टिंग में वॉल्ट विटमैन का नाम भी वॉल्टर विटमैन ही था, बस इनके नाम के पीछे जूनियर लगा हुआ था और इनके फादर के नाम के पीछे सीनियर। ठीक है, तो वॉल्टर विटमैन सीनियर एंड इनकी मदर का नेम होता है लुइसा वेन वेल्सर विटमैन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मदर और फादर नेम भी ध्यान रखने हैं। बाद में जाकर क्या होता है कि इनके नाम में कुछ डिफरेंशिएशन किया जाए। जब ये एज अ ऑथर ये फेमस हो गए, तब उस समय पर क्या हुआ कि इनके नाम में चेंज लाया गया। तो वॉल्टर की बजाय इन्होंने वॉल्ट विटमैन कर लिया। ओके, He was the second of 9 children। इनकी फैमिली में मतलब इनके ये 9 भाई बहन थे, जिनमें से ये सेकंड थे। Whitman's early life was marked by financial struggle and he had to drop out of school at the age of 11 to work। क्या होता है कि इनकी जो अर्ली लाइफ थी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल इन्होंने फेस की है और उसके बाद में इन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया 11 में ही। मतलब 11 से मतलब है कि 11 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया और अर्निंग के लिए ये वर्क करने लगे। ठीक है, ये इतने फेमस और इतने इमिनेंट राइटर हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए वर्क किया, इसलिए इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है वॉल्ट विटमैन को। ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है, इनको एक उपाधि और दी गई है, वो भी ध्यान रखनी है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पोएट्री है ना ज्यादातर फ्री वर्स में ही लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके करियर के बारे में अगर हम देखें, विटमैन बिगिन हिज करियर एज अ प्रिंटर्स अप्रेंटिस एंड लेटर बिकम अ टीचर। इनके करियर की शुरुआत कैसे होती है? प्रिंटर्स के यहाँ, मतलब एक प्रिंटर के यहाँ पर ये अप्रेंटिस का काम करते हैं और बाद में एक टीचर भी बनते हैं। इन 1841 ही मूव्ड टू न्यूयॉर्क सिटी एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। फिर 1841 में ये न्यूयॉर्क सिटी में चले जाते हैं और वहां पर एक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करने लगते हैं। काफी सारी मैगजीन्स में, काफी सारे न्यूज़पेपर्स में इन्होंने काम किया है। ही रोट हिज वेरियस न्यूज़पेपर He wrote for various newspapers including the Brooklyn Daily Eagle। हम आगे डिस्कस करेंगे इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर में या कहां पर काम किया उस चीज के बारे में। ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट ये काफी फेमस थे। करियर एज अ जर्नलिस्ट, अब आप देख सकते हो शुरुआत कहाँ से होती है, 1841 से लेकर 42, जहां पर आप हमने देखा था प्रिंटिंग अप्रेंटिस के रूप में काम किया था। विटमैन्स फर्स्ट जर्नलिज्म जॉब वेयर ही रोट आर्टिकल्स एंड रिव्यू। ये पहली इनकी जर्नलिज्म की जॉब थी जिसमें इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, आर्टिकल लिखने से, रिव्यूज करने से। ओके, ऑरोरा
यहाँ पर 1842 में अ शॉर्ट लिव्ड न्यूज़पेपर वेयर विटमैन सर्व्ड एज एडिटर के रूप में यहाँ पर ये कार्य करते हैं। फिर 1840 में, देन 1842 में ही क्या होता है, इवनिंग टैटलर अ ब्रीफ स्टिंट एज एडिटर, एक मतलब एक एडिटर के रूप में ये यहाँ पर भी कार्य करते हैं इवनिंग टैटलर में 1842 में। देन उसके बाद में 1845 से लेकर 46 के बीच में ये न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में कार्य करते हैं। विटमैन रोट आर्टिकल्स एंड रिव्यू, यहाँ पर ये एक राइटर के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इनका जो जर्नलिज्म का करियर था ना, उससे ही इन्हें राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिली, मतलब राइटर की जो स्किल्स है वो डेवलप हुई इनके अंदर। ठीक है, ब्रुकलिन डेली, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इससे इनको रिलेट किया जाता है। ब्रुकलिन डेली ईगल में 1846 से लेकर 48 तक इन्होंने काम किया। विटमैन सर्व्ड एज एडिटर, राइटिंग एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स। ठीक है, एडिटर भी रहे और एडिटोरियल लिखते भी थे, आर्टिकल्स भी लिखते थे। तो आपको ध्यान रखना है ब्रुकलिन डेली ईगल। आगे ब्रुकलिन डेली फ्रीमैन, फिर इसमें 1861 से लेकर 62 विटमैन कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। ओके, तो ये इनके जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे इनके लिटरेरी करियर की। एज अ राइटर ये कैसे फेमस हुए। विटमैन्स पोएट्री करियर बिगिन इन 1855 विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए, ये बहुत ही इनका ना इमिनेंट वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। अगर आप वॉल्ट विटमैन को पढ़ रहे हो तो लीव्स ऑफ ग्रास तो मतलब एक तरीके से पुराण है इनके लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लीव्स ऑफ ग्रास के ना टोटल 9 एडिशन आए थे लास्ट तक। ठीक, इनका जो पहला एडिशन आता है वो 1855 में आया, इसी से इनकी राइटिंग करियर की शुरुआत हुई थी लीव्स ऑफ ग्रास के। इनफैक्ट इनका जो 9th एडिशन आया था ना लीव्स ऑफ ग्रास का, वो तो 1892 में जाके आया था। 1892 में इसका 9th एडिशन आता है लीव्स ऑफ ग्रास का, और इसको क्या कहा जाता है, डेथ बेड एडिशन कहा जाता है 9th एडिशन को। तो ये चीज ध्यान रखनी है, शुरुआत भी इसी से हुई और एंडिंग भी। द कलेक्शन वाज इनिशियली met with controversy due to its explicit कंटेंट एंड फ्री वर्स स्टाइल। हालांकि इनका जो ये पोएटिक कलेक्शन आया था, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएटिक कलेक्शन, और इनका जो ये पोएटिक कलेक्शन आया इसकी वजह से ये काफी मतलब फेमस भी रहे, कंट्रोवर्सी भी रही इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब उस समय पर चलने वाली चीजों से के विरुद्ध, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कंटेंट के चलते और इनका जो फ्री वर्स स्टाइल था, पोएट्री में इन्होंने फ्री वर्स यूज की थी, तो उस स्टाइल के चलते काफी विरोध किया गया इनके वर्क्स का। Over the next several decades, Whitman continued to revise the expand Leaves of Grass, publishing multiple edition. उसके बाद क्या होता है कि अगले बहुत सारे दशकों तक ये क्या करते हैं, अपने ये लीव्स ऑफ ग्रास जो एडिशन है इसको बार बार रिवाइज करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं, इसमें और पोएम्स को ऐड करते हैं, और बाद तक ना लास्ट तक इसके टोटल 9 एडिशन आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई है, 1855 में हो गई है, वो भी चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब लीव्स ऑफ ग्रास को और क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, आप देख सकते हो इसका पूरा टेन्योर 1855 से लेकर 1892 तक ये बार बार एडिटेड होती रही, बार बार इसमें पोएम्स पोएट्री जो थी वो इंक्लूड होती गई। शुरुआत में जो फर्स्ट एडिशन आया था ना इसका, जैसे हम 9 एडिशन की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें केवल 12 पोएम पब्लिश हुई थी। ठीक है, 12 पोम्स ही पब्लिश हुई इन द फर्स्ट एडिशन, और लास्ट एडिशन तक जाते जाते 9th एडिशन तक जाते जाते ना इसमें 400 पोम्स इंक्लूड कर दी गई टोटल, मतलब उसमें 9th एडिशन में 400 पोम्स थी। ओके, इसी वर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए। तो ये दिस वर्क इज नोन एज द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। तो दो चीज ध्यान रखनी है। देखो, वॉल्ट विटमैन को किस नाम से जाना गया, वॉल्ट विटमैन को जाना गया बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। ठीक है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और उनका ये जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, इसको किस नाम से जाना जाता है, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पहली बार कब पब्लिश हुआ, ये पब्लिकेशन भी ध्यान रखना है, 1855 में, और लास्ट एडिशन कब आता है, 1892 में, जिस ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, द पोएम इज द सेलिब्रेशन ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। दिस पोएम इज पब्लिश्ड बाय विटमैन फ्रॉम हिज ओन मनी। स्टार्टिंग में जब ये पब्लिश करते हैं तो कोई पब्लिशर इन्हें मिलता नहीं है, अपने पैसों से इसे पब्लिश कराते हैं। इट फोकसेस ऑन मटेरियलिज्म एंड बॉडी, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो मतलब विटमैन का ये जो वर्क है
विटमैन्स मैग्नम ओपस रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड मल्टीपल टाइम्स। मतलब इसको देखो किस किस नाम से जाना जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस नाम से? एक तो हमने देखा इसको द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया, और विटमैन का मैग्नम ओपस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि विटमैन का, वॉल्ट विटमैन का कौन सा वर्क है जिसको उसका मैग्नम ओपस कहा जाता है, तो ये भी क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास ही है। इसको बार बार इन्होंने रिवाइज किया है, एक्सपेंड किया है मल्टीपल टाइम्स। आप देख सकते हो शुरुआत में केवल 12 पोएम्स और लास्ट एडिशन तक जाकर 400 पोएम्स। ठीक है, पहला पोएटिक कलेक्शन ये हो गया। एक और पोएटिक कलेक्शन आया जिसका नाम है ड्रम टेप्स। हम बहुत सारे इनके पोएटिक कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में ये रिलेटेड है। तो ड्रम टैप्स देखो, पोएट्री कलेक्शन फोकस ऑन द सिविल वॉर। ठीक है, ड्रम टैप जो था वो ऐसा पोएटिक कलेक्शन था जो फोकस करता था सिविल वॉर पे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें इसमें भी रह गई थी लास्ट स्लाइड में, तो आप देख सकते हो द कलेक्शन वाज इनिशियली मेड विद कंट्रोवर्सी ड्यू टू, ये हम पढ़ चुके थे, फ्री वर्स में की वजह से इसमें कंट्रोवर्सी हुई। फिर ओवर नेक्स्ट सेवरल डिकेड इन्होंने ये चीज की। उसके बाद में लीव्स ऑफ ग्रास हमने ये देखा, और ड्रम टैप पोएट्री कलेक्शन फोकसेस ऑन द सिविल वॉर। ये एक ऐसा पोएटिक कलेक्शन था जो मेनली किस चीज पर फोकस था? सिविल वॉर पे। ठीक है, आगे एक और पोएटिक कलेक्शन आता है जिसका नाम है सीक्वल टू ड्रम टैप्स। ये इसी का सीक्वल है ड्रम टैप्स का। ये 1865 से लेकर 66 के बीच में आता है। एडिशनल पोएम्स रिलेटेड टू सिविल वॉर, इसमें एडिशनल पोएम ऐड की गई जो रिलेटेड थी सिविल वॉर से। मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन 1881, और प्रेसिडेंट लिंकन की याद में एक पोएटिक कलेक्शन पब्लिश करते हैं जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन। इनकी इस पर्टिकुलर पोएटिक कलेक्शन की बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो फेमस हुई, जिनमें से एक है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है, और एक और भी है व्हेन लिलाक द डोरयार्ड ब्लूम के नाम से। ठीक है, पोएम्स मॉर्निंग लिंकन्स असैसिनेशन। इसमें जितनी भी पोएम्स है ना वो एक तरीके से इलेजी है। ठीक है, जो अब्राहम लिंकन की डेथ की वजह से मॉर्न करने को रिप्रेजेंट किया है, उसमें इलेजीज हैं वो उनकी डेथ पर। ठीक है, अब इनकी मेजर पोम्स कौन कौन सी रही हैं देखो, हमने अभी जो देखे ना, पोम्स में और पोएटिक कलेक्शन में क्या अंतर है भाई? पोएटिक कलेक्शन क्या है? बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन जो एक साथ पब्लिश हुआ। अब उन पब्लिकेशन में भी ना कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जो फेमस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन फेमस पोम को देख रहे हैं। कौन कौन सी पोम्स हैं? जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1855 में सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पोम है। ठीक है, ओ कैप्टन माय कैप्टन 1865 मॉर्न्स लिंकन असैसिनेशन। ठीक है, इसके बारे में आप देखते भी हो, इनफैक्ट एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये दी हुई है, ओ कैप्टन माय कैप्टन मॉर्न्स लिंकन असैसिनेशन। आगे व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, 1865 से 66 के बीच में, रिफ्लेक्ट ऑन डेथ्स ऑन लिंकन्स डेथ। ये दोनों ही पोएम जो है वो अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई हैं। आगे आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक 1855 एक्सप्लोर द ह्यूमन बॉडी एंड आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज द वेरी फेमस पोएम। द स्लीपर्स 1855 एग्जामिन्स थीम ऑफ डेथ, आइडेंटिटी एंड कनेक्शन। दिस इज आल्सो फेमस पोएम। ठीक है, ये सारी ही पोएम जो है ना बहुत ही फेमस रही हैं, तो आपको सारी ध्यान रखनी है। जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गई, ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, द स्लीपर्स, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ठीक है, इसी नाम से इनका क्या था? न्यूज़पेपर था जिसके एडिटर रहे, राइटर रहे। कंटेम्पलेट्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, सॉन्ग्स ऑफ ओपन रोड 1856 सेलिब्रेट फ्रीडम एंड ट्रैवल। ठीक है, दीज आर दी सम फेमस पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट इज कुछ प्रोज वर्क थे इनके, एसेस्ट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो वॉल्ट विटमैन के कुछ प्रोज वर्क हैं, वो कौन से हैं? द 18th प्रेसिडेंसी 1856 में ये वर्क आता है, एसे एडवोकेटिंग फॉर फ्री स्पीच। ठीक है, मतलब बोलने के अधिकार को लेकर ये ऐसे है। ठीक, द 18th प्रेसिडेंसी। आगे है अ बैकवर्ड ग्लांस ओवर ट्रेवल रोड्स 1886 में आता है, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। आगे है डेमोक्रेटिक विस्टार्स, ये फेमस है, इसको ध्यान रखना। डेमोक्रेटिक विस्टार्स 1871 में ऐसे एक्सप्लोर अमेरिकन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इसमें किस चीज की एक्सप्लोरेशन हो रही है? अमेरिकन डेमोक्रेसी की। देन आता है मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1875 से लेकर 1876, नोट्स फ्रॉम विटमैन सिविल वॉर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें वॉल्ट विटमैन के जो सिविल वॉर एक्सपीरियंसेस है उनको देखा गया है। आगे चलते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात
बात करें इनकी तो फ्रैंकलिन इवांस है, 1842 में आता है, नोबल एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ टेम्परेंस। फिर है हाफ ब्रीड, 1846, शॉर्ट स्टोरी एड्रेसिंग रेशियल टेंशन। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और इसमें किस चीज को एड्रेस किया गया है, रेशियल टेंशन को। ठीक है, रंग को लेकर जो भेदभाव होता है वो वाली टेंशन को। लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल, 1852, नॉवल एक्सप्लोरिंग अर्बन लाइफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टाइल और थीम के बारे में दिया गया है कि वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो किस तरीके के स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया, क्या उनके वर्क्स की थीम रही। जैसे आप मेन हेडलाइन भी देखो, फ्री वर्स स्पेशली जाने जाते हैं, ही इज नन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। ठीक है, ही रिजेक्टेड ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर, ऑप्टिंग फॉर अ मोर नेचुरल कन्वर्सेशनल स्टाइल। ठीक है, इन्होंने अपनी पोएट्री में क्या यूज किया, नेचुरल कन्वर्सेशनल स्टाइल को यूज किया है। इन्होंने जो ट्रेडिशनल राइमिंग स्कीम या फिर मीटर चला आ रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया। डेमोक्रेसी को इन्होंने फॉलो किया, डेमोक्रेसी पर बल दिया। इनफैक्ट अपने वर्क्स में भी इनके डेमोक्रेसी को का समर्थन देखने को हमें मिलता है। व्हिटमैन सेलिब्रेटेड द कॉमन मैन एंड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। नेचर, ही सा नेचर एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, इन्होंने क्या समझा, इन्होंने ये फील किया कि नेचर जो है ना वो एक सिंबल है डिवाइन का, मोक्ष का, एंड इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजों से आपस में जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअलिटी भी इनका स्टाइल रहा। व्हिटमैन एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन और सेंसुअलिटी। हिज पोएट्री एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, डिजायर एंड ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये इनके स्टाइल और थीम की बात रही। आगे अगर हम देखें इनकी लेगेसी के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिकन लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, काफी सारी पोएट्री इन्होंने लिखी है। इनफैक्ट इनकी जो पोएट्री है उससे लोग प्रभावित हुए, उनमें देशभक्ति की भावना डेवलप हुई है, डेमोक्रेसी का इनके समर्थन करते हैं ये। ठीक है, अमेरिकन मॉडर्निज्म, he paved the way for modernist poet like Ezra Pound, T.S. Eliot and Allen Ginsberg। ठीक है, कन्फेशनल पोएट्री रही है इनकी। Whitman's emphasis on personal experiences and emotion influenced conventional poets like Sylvia Plath and Robert Lowen। ठीक है, तो Whitman emphasize करते हैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, और अपने इमोशंस को, उनके वर्क में उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशन आपको उस चीज की झलक उनके वर्क में देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्होंने अपनी पोएम्स जो लिखी हैं लाइक कन्फेशनल वे में लिखी हैं, जैसे कि कोई कन्फेशन कर रहा हो, अपने दिल की बात कन्फेस कर रहा हो, इस तरीके से। जैसे कि और राइटर्स से भी कंपेयर करके बताया गया है, सिल्वर प्लाथ की तरह, रॉबर्ट लॉवेल की तरह। American identity, his poetry helped shape and the American identity and the concept of American exceptionalism। तो अमेरिकन आइडेंटिटी, उनकी पोइट्री जो है वो एक पहचान बनी है अमेरिका के लिए, अमेरिकन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का भी, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं। आगे अगर हम देखें तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आप जानते हो कि वॉल्ट व्हिटमैन नेवर गेट मैरिड। ठीक है, लेकिन इनके रिलेशनशिप क्या रहे, किस तरीके से रहे, तो ये माना जाता है रिलेशनशिप विद डॉले। व्हिटमैन हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद अ मैन नेम्ड डॉले व्हिच सम स्कॉलर्स इंटरप्रेट एज रोमांटिक। कुछ स्कॉलर इस चीज को एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह लेते हैं, हो सकता है हालांकि ये इनके फ्रेंड रहे हो, काफी अच्छे फ्रेंड रहे हो डॉले, तो इनको भी आप देख सकते हो। आगे अगर हम बात करें नर्सिंग ड्यूरिंग द सिविल वॉर, व्हिटमैन वर्कड एज अ नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, इंस्पायरिंग सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएट्री। और इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या चीज है कि इन्होंने सिविल वॉर के टाइम पे नर्स का काम किया था, एज अ नर्स वर्क किया था, और बहुत सारी इनकी जो पोएट्री है ना उसमें ये चीज झलक हमें देखने को मिलती है। मतलब उस चीज से, सिविल वॉर से इंस्पायर होके, सिविल वॉर में इन्होंने वर्क किया एज अ नर्स, और फिर सिविल वॉर से इंस्पायर होके एक कंप्लीट पोएटिक कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, स्ट्रोक इन लेटर लाइफ, और Whitman suffered a stroke in 1873 which left him partially paralyzed. He continued writing until his death on March 26, 1892। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जीवन के अंतिम दिनों में क्या हुआ था कि मतलब ये एक स्ट्रोक से सफर कर रहे थे, मतलब एक तरीके से दौरा सा पड़ा इन्हें 1873 में, और उसके बाद में ये हाफ पैरालाइज हो गए। ठीक है,
पार्शली पैरालाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन ये लिखते रहे, इन्होंने लिखना कभी नहीं छोड़ा, अपनी मृत्यु के दिन तक ये लिखते रहे। 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं जो वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड। जैसे इन 1831-32 विटमैन बिगन हिज फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्क फॉर द लॉन्ग आइलैंड पेट्रोइट। ठीक है, तो इनका फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा रहा था, तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम है द लॉन्ग आइलैंड पेट्रोइट। ठीक है, जिसमें इन्होंने 1831 से लेकर 32 के बीच में काम किया। ही वॉज अ पियोनियर ऑफ द ओपन रोड कॉन्सेप्ट। ओपन रोड कॉन्सेप्ट के ये पियोनियर है। एक तरीके से ओपन रोड कॉन्सेप्ट भी किससे रिलेट करता है, फ्री वर्ड्स से ही रिलेट करता है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे इन्हें माना जाता है ना द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो ये शुरुआत की है उन्होंने ओपन रोड कॉन्सेप्ट की, सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेवल। Whitman's poetry was banned in Boston due to its explicit content. ये भी चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने देखा कि इनका जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन था ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, तो वो भी क्या था, कंट्रोवर्शियल रहा था, और इनका जो एक्सप्लिसिट कंटेंट था उसमें, उसकी वजह से ना बॉस्टन में इनकी पोएट्री को बैन कर दिया गया था। ही वॉज नन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ही वॉज नन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। तो ये सारी चीजें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, हमने बायोग्राफी देखी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम इनके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, वेयर वाज वॉल्ट विटमैन बॉर्न। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इनके बारे में, कब कहाँ जन्म हुआ इनका, न्यूयॉर्क सिटी, ब्रुकलिन, वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड या फिर वाशिंगटन डीसी। तो इनका जन्म कहाँ होता है, यस, वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कब हुआ इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में। ठीक है, ध्यान रखना है, इनका जन्म 31 मई 1819 में वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज विटमैन्स ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान इन्होंने कौन सा व्यवसाय, मतलब क्या ऑक्यूपेशन था इनका, सोल्जर थे, नर्स, जर्नलिस्ट, टीचर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, इन्होंने नर्स के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूज़पेपर डिड विटमैन एडिट फ्रॉम 1846 टू 1848। 1846 से लेकर 48 के बीच में इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर में एज एन एडिटर वर्क किया, ब्रुकलिन डेली ईगल, न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट, वाशिंगटन क्रॉनिकल, अटलांटिक मंथली। Yes, what should be the right answer? Right answer है ब्रुकलिन डेली ईगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विटमैन्स मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शन। इनका जो सबसे ज्यादा फेमस पोएटिक कलेक्शन है उसका नाम क्या है। लीव्स ऑफ ग्रास है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलाक लास्ट इन दी डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सारी पोम्स हैं। दिस इज ऑल्सो अ पोम, पोम और पोम, ये तीनों तो पोम है। पोएटिक कलेक्शन कौन सा है, लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, कब आता है ये, 1855 में। ठीक है, ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, विच पोएम बाय विटमैन मॉर्न्स द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। तो इसमें से वो पर्टिकुलर पोम कौन सी है जो इनकी डेथ पर, मौन के लिए, डेथ पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखी गई है। हालांकि मतलब मेनली इनके डेथ के बारे में जो वर्णन हुआ है वो कौन सी पोम है, तो वो ध्यान रखना है, वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो तो है ओ कैप्टन माई कैप्टन। बस आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि इनकी याद में, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में याद में, ये भी अब्राहम लिंकन की याद में ही लिखी गई पोम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर देना है वो होगा ओ कैप्टन माई कैप्टन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ विटमैन्स पोएट्री। वॉल्ट विटमैन की पोएट्री का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है या क्या स्टाइल है, सोनेट, फ्री वर्स, बैलेड, एपिक। तो इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। ये अपनी पोएट्री में क्या यूज करते हैं, फ्री वर्स। नेक्स्ट,
व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन विटमैन्स पोइट्री? विटमैन की पोइट्री की क्या सेंट्रल थीम रहेगी? लव एंड रिलेशनशिप, नेचर एंड डेमोक्रेसी, डेथ एंड मोर्टैलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विटमैन्स पोइट्री? विटमैन की, वॉल्ट विटमैन की पोइट्री से कौन इन्फ्लुएंस हुआ, कौन प्रभावित हुआ? एमिली डिकिंसन, इजरा पाउंड, एलन जिन्सबर्ग, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है यहां पर ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट मूवमेंट डिड विटमैन्स पोइट्री कंट्रीब्यूट टू? किस मूवमेंट में वॉल्ट विटमैन की पोइट्री ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? अमेरिकन मॉडर्निज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म। यहां पर राइट आंसर है अमेरिकन मॉडर्निज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट वाज द इनिशियल रिसेप्शन ऑफ विटमैन्स पोइट्री? ऑप्शन है वाइडली अक्लेम्ड, क्रिटिकली पेन्ड, कंट्रोवर्शियल ड्यू टू एक्सप्लिसिट कंटेंट, या फिर इग्नोर्ड। तो आप जानते हो इनिशियल रेसिपिएशन क्या था इनकी पोइट्री का? कंट्रोवर्शियल ड्यू टू एक्सप्लिसिट कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास डिड विटमैन पब्लिश? तो चर्चा कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्या होगा राइट आंसर? कितने एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश हुए थे? यस, 9। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। What characterized Whitman's use of language? Complex syntax, simple vocabulary, colloquial tone, formal diction. Right answer is colloquial tone. Next, which poem explored the themes of identity and democracy? वो पर्टिकुलर पोम कौन सी है जिसकी थीम क्या है? आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी। Song of Myself, Oh Captain, My Captain, When Lilac Last in the Dooryard Bloomed, I Sing the Body Electric. Yes, right answer है Song of Myself. Option number A is the right answer. Moving to the next. What collection did Whitman revise and expand throughout his life? वो पर्टिकुलर कौन सा पोएटिक कलेक्शन है जिसको वॉल्ट विटमैन ने बार बार रिवाइज किया है और अपने जीवन भर उसको लिखते रहे हैं, एक्सपैंड करते रहे हैं? तो राइट आंसर है इसका लीव्स ऑफ ग्रास। शुरुआत तो इसकी 1855 से ही हो गई थी और फिर इसको जीवन भर ये इसमें एडिशन करते रहे और इसको एक्सपैंड करते रहे। नेक्स्ट इज हु प्रेज्ड विटमैन्स पोएट्री एज अ रिमार्केबल प्रोडक्ट? कौन प्रेज करता है विटमैन की पोइट्री को? क्या कहकर? एज अ रिमार्केबल प्रोडक्ट। राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरियो, एमिली डिकिंसन, मार्क ट्वेन। राइट आंसर इज राल्फ वाल्डो इमर्सन। मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेटिक विस्टास? तो डेमोक्रेटिक विस्टास क्या है? इनका एक एसे का कलेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब इसकी थीम क्या है? अमेरिकन डेमोक्रेसी है, सोशल जस्टिस है, नेचर एंड ब्यूटी है, या पर्सनल आइडेंटिटी? राइट आंसर है, जैसा कि नाम ही आप देख पा रहे हो, डेमोक्रेटिक विस्टास, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को लेकर है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन डेमोक्रेसी। वेयर डिड विटमैन टीच स्कूल? जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने टीचिंग भी की थी, तो वो कौन से पर्टिकुलर स्कूल में इन्होंने टीचिंग की? लॉन्ग आइलैंड, न्यू जर्सी, ब्रुकलिन, वॉशिंगटन डीसी। ध्यान रखना है, लॉन्ग आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग आइलैंड के एक स्कूल में इन्होंने टीचिंग की। व्हाट वाज विटमैन्स फादर्स ऑक्यूपेशन? वॉल्ट विटमैन के फादर का क्या ऑक्यूपेशन था? यस, ही वाज अ कारपेंटर। Okay, right answer is carpenter. Option number B is the right answer. Next question. Which poem in drum taps? Drum taps क्या है? एक poetic collection है इनका। ठीक है, और उसमें वो कौन सी poem है जो रिफ्लेक्ट करती है ऑन द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन? अब्राहम लिंकन की हत्या को। ऑप्शंस आर बीट बीट ड्रम्स,
cavalry crossing a ford, when lilacs last in the dooryard bloomed, oh captain my captain। ध्यान रखना है, ड्रम टैप्स के पोएटिक कलेक्शन में है वो, ठीक है। राइट आंसर है when lilac last in the dooryard bloomed, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है what did Whitman celebrate in his poetry। अपनी पोइट्रीज में किस चीज को ये प्रेज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? इंडिविजुअलिटी है, नेशनल यूनिटी है, सोशल हिरार्की है, मटेरियल वेल्थ है। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, individuality. Option number A is the right answer, individuality. Next is what is the central theme of Leaves of Grass? इनका ये जो वर्क है Leaves of Grass, इसकी मेन थीम क्या है? जैसे हमने ऑल ओवर इनकी पोएटिक कलेक्शन की या इनकी पोएट्री, इनके स्टाइल की हमने जो थीम देखी वो अलग थी, और लीव्स ऑफ ग्रास की क्या है? लव एंड रिलेशनशिप, नेचर एंड डेमोक्रेसी, डेथ एंड मोर्टैलिटी। यस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट, which edition of Leaves of Grass is considered the most comprehensive? इनका वो कौन सा एडिशन है लीव्स ऑफ ग्रास का जिसको सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना गया? आप जानते ही हैं भाई, जिसमें ज्यादा पोएम्स होंगी वही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। तो सबसे लास्ट जो एडिशन था उसमें कितनी पोएम्स थी? 400 पोएम्स थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1892 का, जिसको डेथ बेड एडिशन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब वॉल्ट व्हिटमैन का वो कौन सा पोएटिक कलेक्शन है जिसको डेथ बेड एडिशन कहा जाता है, जिसके एक एडिशन को डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है वो लीव्स ऑफ ग्रास है। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक्सप्लोर द थीम ऑफ डेथ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक पोम है, उस पोएम का वो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो डेथ की थीम को रिप्रेजेंट करता है? उसमें कई सारे सेक्शन दिए हुए हैं, अब उसमें से वो कौन सा सेक्शन है जो डेथ की थीम को रिप्रेजेंट करता है? सेक्शन 1, 6, 33, 43। तो यहाँ पर राइट आंसर है सेक्शन 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैप्टन इन द पोएम, सॉरी हु इज द कैप्टन इन द पोएम। पोएम कौन सी है ये? ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है। अब उसमें कैप्टन कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, यूलिसेस एस ग्रांट, रॉबर्ट ई ली, जॉर्ज वाशिंगटन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इवेंट इंस्पायर्ड व्हिटमैन टू राइट ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो पर्टिकुलर इवेंट कौन सा होता है जो इंस्पायर करता है व्हिटमैन को कि वो वर्क लिखे ओ कैप्टन माय कैप्टन? लिंकन्स इनॉग्रेशन, Lincoln's assassination, the end of the Civil War, the Battle of Gettysburg. Yes, what should be the right answer? तो आप जानते हैं Lincoln's assassination. Okay, option number B is the correct answer. Next is what is the central theme of drum taps? इनका जो वर्क है ड्रम टैप्स, इसकी मेन थीम क्या है? लव एंड रिलेशनशिप, वॉर एंड पेट्रियोटिज्म, नेचर एंड डेमोक्रेसी, डेथ एंड मोर्टैलिटी। यस, तो ड्रम टैप जो इनका पोएट्री कलेक्शन है ना, उसकी थीम है वार एंड पेट्रियोटिज्म। जैसे कि आप जानते हो कि इनका सिविल वार के ऊपर इसमें पोएट्री है, ठीक है। पोम जो है वो सिविल वार से रिप्रेजेंट करती हुई है, सिविल वार को रिप्रेजेंट करती हुई है। राइट आंसर है वॉर एंड पेट्रियोटिज्म। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच पोम इन ड्रम टैप्स रिफ्लेक्ट ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल। ड्रम टैप की वो पर्टिकुलर पोम कौन सी है जो रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज पे रिफ्लेक्ट होती है? ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल। बीट बीट ड्रम्स, cavalry crossing a ford, a march in the rank hard pressed, when lilac last in the dooryard bloomed. Yes, क्या हो सकता है राइट आंसर? वो पोम है a march in the ranks hard pressed. Option number C is the right answer. Next question is what is the central theme of crossing Brooklyn Ferry? Crossing Brooklyn Ferry की मेन थीम क्या है? Nature's beauty, urbanization, democracy and unity, personal identity. Correct answer is democracy and unity. Option number C is the right answer. Next question is what is the main focus of I Sing the Body Electric? यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोएम है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, काफी फेमस पोएम है,
वॉल्ट विटमैन की। इसमें मेन फोकस किस चीज पर है, या फिर हम कहें इसकी थीम क्या है? द ह्यूमन सोल है, द ब्यूटी ऑफ नेचर है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, या द ह्यूमन बॉडी है? आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। यस, राइट आंसर है यहाँ पर द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड भी इनकी एक पोएम है जिसकी मेन थीम क्या है? फ्रीडम एंड ट्रैवल, लव एंड रिलेशनशिप, डेथ एंड मोर्टेलिटी, सोशल जस्टिस। ध्यान रखना है, ओपन रोड ट्रैवल से जुड़ी हुई है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रीडम एंड ट्रैवल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और आपको एक चीज और ध्यान से सुननी है कि इसमें ना वॉल्ट विटमैन की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पर। जो मैंने EMRS की तैयारी कराई थी उस समय की वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। अब मैं उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की जो वीडियोस हैं वॉल्ट विटमैन की, उनको भी सेम इसी के साथ में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और अब हम नेक्स्ट राइटर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।